आइए बच्चों करते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या है बच्चों कन्वर्स ऑफ बीपीटी? किसी त्रिभुज में अगर एक रेखा इस प्रकार से हो कि वह दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करे तो बच्चों वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। क्या इसकी साधारण प्रतिज्ञा है? इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये बच्चों आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है। किसी प्रमेय के विलोम का अर्थ होता है कि उस प्रमेय में जो सिद्ध करना है वो यहाँ पर दिया है और जो वहाँ पर दिया था वो यहाँ पर बच्चों सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जल्दी से, जैसा कि इसमें कहा गया है चित्र बनाएंगे। जब कुछ नहीं कहा जाता बच्चों तो हमेशा विषम बाहु त्रिभुज बनाना चाहिए, किसी विशेष प्रकार का त्रिभुज नहीं बनाना चाहिए। हालांकि आप बना लेंगे तो कुछ गलत नहीं है। ए बी सी ये मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया। अब प्रमेय कह रही है कि किसी त्रिभुज में एक ऐसी रेखा खींची जाए जो दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करे। अब जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा खींच ली है EF और EF इस प्रकार से है कि बिंदु E AB को AE अनुपात EB में विभाजित कर रहा है, बिंदु F AC को AF अनुपात FC में विभाजित कर रहा है और ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है बच्चों। यही बात हमें दी गई है। क्या साधारण प्रतिज्ञा थी बच्चों कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा रिमाइंडर करके। चलिए तो अब लिखते हैं बच्चों दिया है। सबसे पहले लिखा जाता है दिया है अर्थात गिवन। क्या दिया है बच्चों? एक त्रिभुज में दिया है त्रिभुज ABC और वहां पे क्या दिया है बच्चों? जहां एक रेखा EF इस प्रकार है कि AE बटे EB बराबर है AF बटे FC के। इसके पश्चात बच्चों क्या लिखते हैं? जो हमें सिद्ध करना है। हमने बताया था कि प्रमेय का जब स्टेटमेंट बोला जाएगा तो जो फ्रेज पहले आता है वो दिया होता है और जो फ्रेज बाद में आता है वो सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या सिद्ध करना है देखिए जरा। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है अर्थात टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? कि EF समांतर होगी बच्चों BC के। अब बच्चों यहाँ पर इसको हम एक विशेष टेक्निक कंट्राडिक्टरी मेथड विरोधाभास से इसको सिद्ध करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, तो आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पर उत्पत्ति लिखते हैं। हम बच्चों बिल्कुल इस प्रकार से करते हैं जैसे इसको हम पहली बार ही कर रहे हैं। जैसा जैसा आप सोचेंगे रचना की आवश्यकता अभी पड़ेगी तो रचना करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, काम चलाएंगे आगे। चलिए देखते हैं, सोचते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से कि त्रिभुज ABC में हमें EF समांतर सिद्ध करना है BC के, तो मान लेते हैं बच्चों EF BC के समांतर नहीं है। चलिए देखते हैं। इस बात में थोड़ी भाषा है, जरा ध्यान से समझेंगे। हम लिखेंगे बच्चों कंट्राडिक्टरी मेथड में हम यही करते हैं विरोधाभास वाली टेक्निक में कि जो सिद्ध करना है उसको गलत मान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे यदि संभव है तो माना। क्या मान लिया हमने? EF BC के समांतर नहीं है। हमने ऐसा मान लिया आपकी तरफ से कि बच्चों EF BC के समांतर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये BC के समांतर नहीं है।
BC की एक समांतर रेखा खींच सकते हैं? ये तो खींच सकते हैं, जेन्युइन बात है। हम ये कह रहे हैं कि EF BC के समांतर नहीं है, चलिए मान लिया नहीं है। अब हम E से अगर खींचना चाहें BC एक समांतर रेखा तो बिल्कुल खींच सकते हैं, और जब हम E से BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो वो AC को कहीं ना कहीं काटेगी। ये देखिए बच्चों, इधर कहीं AC जा रही है, तो इसको मान लीजिए F पे ना काट के कहीं और पे काट जाएगी, मान लिया कि E डैश पे काट लेगी वो। चलिए यही पार्ट रचना का है, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे। हालांकि इसमें रचना न करके इसको हम बच्चों आपको उत्पत्ति में ही लिखवा रहे हैं, क्योंकि उससे ये ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि रचना तो हमें पहले से तो पता है कि रचना करनी है। तो मान लिया हमने यदि संभव है तो माना EF BC के समांतर नहीं है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर E से BC के, इसमें भाषा अधिक है बच्चों, समांतर एक रेखा खींची जो AC को हमने बिंदु मान लिया है E डैश पर, कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, काटती है या मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए E से हमें एक रेखा खींचते हैं जो BC के समांतर है रचना से। अब ऊपर या नीचे कहीं भी खींच सकते हैं, मान लीजिए हमने ये ऊपर खींच ली इसको इस तरह से, क्योंकि हम विरोधाभास प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल हमें ध्यान से बच्चों समझना है। ये मान लीजिए बिंदु आ गया F डैश, इसको बच्चों यहाँ पर C डैश से अच्छा F डैश नाम दे देते हैं, तो F और F डैश में थोड़ी सिमिलरिटी भी लग रही है तो और अच्छा रहेगा। तो अब बच्चों EF डैश समांतर हो गया BC के रचना द्वारा, देखिए ध्यान से। तो अब हमने क्या किया है, E से BC के एक समांतर एक रेखा खींची जो AC को F डैश पर काटती है। अतः देयरफॉर क्या होगा बच्चों उस दशा में, AE बटे EB बराबर AF डैश बटे F डैश C। ये बच्चों कहां से आया, कल जो हम लोगों ने प्रमेय पढ़ी थी उससे, BPT से, अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। हमने आपसे कहा था अगर आपको किसी प्रमेय का रिजल्ट यूज करना है तो उसका नाम लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट में BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने ये लाइन लिखी है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं जरा, AE बटे EB, बिल्कुल हमारे साथ बच्चों बने रहिएगा, मन इधर उधर मत भटकाइएगा। AE बटे EB बराबर AF बटे FC। बताइए बच्चों ये कहां से लिख दिया, सोचिए जरा। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये बात तो हमें दी हुई थी, तो यहाँ पे ये बात मेंशन कर देंगे, ये तो हमें गिवन था ना बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे ये बात हमने कहाँ से लिखी, उसको मेंशन कर देंगे, लिख देंगे बच्चों ये बात हमें दी हुई है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ये बात हमें बच्चों गिवन थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कल लोगों ने एक्सियम पढ़ा था, इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। यहाँ पर इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं, अतः दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सम्मिलित रूप से लिखना चाहें क्या, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, दोनों को बराबर कर लेते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा AF डैश बटे F डैश C बराबर AF बटे FC। अब बच्चों आप क्या करिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, ये तो वैलिड है, किसी समीकरण के दोनों पक्षों में कुछ भी जोड़ सकते हैं हम। तो यहाँ आ जाएगा AF डैश बटे F डैश C प्लस 1 बराबर AF बटे FC प्लस 1। देखिए ध्यान से, थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं, जगह की कमी है, आप समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो 1 बटे 1 अर्थात लासापा 1 हो जाएगा, सॉरी लासापा F डैश C हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा AF डैश धन F डैश C
धन एफ डैश ए एफ डैश, देखिए कहाँ है, ये है ए एफ डैश, धन एफ डैश सी, देखिए कहाँ है, ये एफ डैश सी, दोनों को जोड़ के बच्चों क्या आएगा, बिल्कुल सही, दोनों को जोड़ के आएगा ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी बटे एफ डैश सी बराबर, आगे देखिए जरा राइट हैंड साइड में ए एफ प्लस एफ सी, देखिए कहाँ है जरा ए एफ, ये ए एफ और प्लस एफ सी, इन दोनों को भी जोड़कर बच्चों क्या आएगा, बिल्कुल सही ए सी आएगा, ए सी बटे एफ सी। अब देखिए ए सी ऐसी समान है तो कट जाएगा, 75 करके भी आप काट सकते हैं, यहाँ पर ऊपर मान आ जाएगा, यहाँ पर एक बना जाएगा, तेजी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों एफ सी बटे एफ डैश सी। अब देखिए हमारे पास क्या स्थिति आई, यहाँ पर बच्चों देखिए ये एफ सी है और ये एफ डैश सी है। अब देखिए एफ डैश सी तो संपूर्ण है और एफ सी उसका भाग है, तो क्या कभी संपूर्ण अपने भाग के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे आपसे कहे कि भाई ये पूरा स्कूल जिस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं इसके बराबर है, हो ही नहीं सकता। ये तो एक्सियम है कि संपूर्ण सदैव अपने भाग से बड़ा होता है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास अर्थात कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। तो अब ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है बच्चों, तो विरोधाभास उत्पन्न होने का कारण क्या है, हमने सबसे पहली लाइन जो लिखी है, यदि संभव है तो माना EF BC के समांतर है, नहीं है। इसका मतलब ये विरोधाभास इस कारण उत्पन्न हुआ है कि हमने EF को BC के समांतर नहीं माना है, अर्थात EF BC के समांतर होगी। चलिए बच्चों इस बात को जल्दी से भाषा के रूप में लिख देते हैं, यह परंतु, एक लाइन और शॉर्ट लिख देते हैं जिससे आपको भाषा नहीं याद करनी पड़े। हालांकि हमने जो पूरा सेंटेंस अभी बोला था वो आप लिखेंगे तो एग्जाम में और अच्छे नंबर मिलेंगे, मगर आप इतना याद है इससे भी आपका काम कर सकता है। परंतु यह तभी संभव है, तभी संभव है, इसके आगे इसको इरेज करके लिख देते हैं बच्चों जल्दी से। यहाँ पर परंतु यह तभी संभव है, इसके बाद जरा जाइएगा, जब F व F डैश संपाती हो। उसके पश्चात आप लिखेंगे यह विरोधाभास उत्पन्न होने का कारण F और F डैश को अलग अलग लेना है, अतः देयरफॉर F और F डैश जो संपाती है तो एक ही होंगे, अर्थात चाहे F डैश है या F का एक ही बात है। देयरफॉर EF समांतर BC के, और यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। थोड़ी सी भाषा हमने बच्चों इसमें कट करी है आपके लिए। अब जो मैं स्टार्टिंग में बोला था उसको अगर आप याद कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बच्चों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। चलिए धन्यवाद। अगला प्रश्न अगले वीडियो में।